आज हम प्लाटो के द स्टेट्समैन और द लॉज में जो वर्क है उसको डिस्कस करेंगे, जबकि इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स में रिपब्लिक को तकरीबन कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द स्टेट्समैन की। ये जो स्टेट्समैन और द लॉज है ये प्लाटो के लेटर लाइफ के काम है। तो स्टेट्समैन है ये तकरीबन प्लाटो के मिडिल लाइफ का काम है। जैसा कि रिपब्लिक में प्लाटो ने डेमोक्रेसी को टारगेट किया था, डेमोक्रेसी को बहुत बुरा कहा था, डेमोक्रेसी को वर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रूल कहा था। लेकिन स्टेट्समैन में प्लाटो डेमोक्रेसी को उस लिहाज से टारगेट नहीं करते, डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा लेस एंटागोनिस्टिक है अपनी इस बुक में। लेकिन जैसा कि रिपब्लिक में प्लाटो ने एमेचरिज्म को टारगेट किया था कि जो आम आदमी है वो रूल नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे स्टेट्समैन में भी प्लाटो ने इसी चीज़ को टारगेट किया है। तो जैसे रिपब्लिक में प्लाटो ने आइडिया दिया था एक गार्डियन रूलर का जो रूल कर सकेगा, ऐसे ही इसी तरह इधर स्टेट्समैन में भी सेम आइडिया दिया है प्लाटो ने। तो इस तरह मोस्ट एस्पेक्ट्स में प्लाटो जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है स्टेट्समैन में वही रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में चेंजेस हैं। जो प्लाटो को पता चल गया था अपनी रिपब्लिक के बाद कि जो रिपब्लिक में जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए प्लाटो चाहते थे कि अब एक ऐसा कंसेप्ट दिया जाए जो पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो। तो फिर इन स्टेट्स को प्लाटो ने स्टेट्समैन और द लॉज में डिस्कस किया है, उन रूल्स को जो कि प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। तो प्लाटो ने जो अपने रूल्स करने के लिए जो फॉर्म्स दी हैं रूलिंग की, वो सबसे पहले प्लाटो कहते हैं जो मोनार्की है, ये द लॉफुल रूल ऑफ द वन इज़ द बेस्ट। प्लाटो के नज़दीक मोनार्की सबसे बेस्ट है, जो एक बंदा है जो रूल करेगा लॉ के लिहाज से, लॉ के अंदर रहते हुए, तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद प्लाटो कहते हैं सेकंड नंबर पे एरिस्टोक्रेसी है, द लॉफुल रूल ऑफ अ फ्यू, यानी कि चंद लोग जो कि लॉ के साथ रूल करेंगे, जिनको लॉ के ज़रिए बाउंड किया जाएगा, तो वो मोनार्की के बाद आएगा, वो सेकंड मस्त आएगा। और फिर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, द लॉफुल एंड मॉडरेट रूल ऑफ मैनी इज द वर्स्ट ऑफ ऑल लॉफुल स्टेट्स बट बेटर देन एनी अनलॉफुल स्टेट। यानी कि जो लॉफुल स्टेट है उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी कि लॉ के साथ डेमोक्रेसी है, जो कानून के मुताबिक डेमोक्रेसी होगी, वो सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरी है किनमें, लॉफुल स्टेट्स में। लेकिन जो अनलॉफुल स्टेट्स हैं उनके लिहाज से उन तमाम से ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अच्छी है। अब इधर देखें, इसमें प्लाटो डेमोक्रेसी की थोड़ी सी साइड ले रहे हैं, जबकि अपनी रिपब्लिक में प्लाटो ने डेमोक्रेसी को बिल्कुल एक साइड पे रख दिया था, डेमोक्रेसी को बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म ऑफ रूलिंग कहा था। तो अब अनलॉफुल स्टेट के हम देखते हैं। अनलॉफुल स्टेट में सबसे पहले हमारे पास आती है टायरनी, यानी कि द अनलॉफुल रूल ऑफ वन इज वर्स्ट, यानी कि एक बंदे का जो अनलॉफुल रूल है वो वर्स्ट है, जो वो अपने लिए रूल करेगा वो बस वो सबसे बुरा है। इस तरह जो ओलिगार्की है वो चंद लोगों का अनलॉफुल रूल है, वो कहता है कि टायरनी से भी एक कदम आगे है, उससे भी वर्स्ट है। और जो फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल, इधर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ना था, मिस्टेक हुई है राइटिंग में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इसमें जो द आर्बिट्रेरी एंड एक्सट्रीम रूल ऑफ मैनी इज बैड, यानी कि जो अनलॉफुल रूल है डेमोक्रेसी का वो बुरा है, लेकिन जो अनलॉफुल की बाकी स्टेट्स हैं टायरनी और ओलिगार्की उनसे फिर भी बेटर है। अब ये देखिए, इधर भी फिर डेमोक्रेसी को प्लाटो ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है अपनी रिपब्लिक की निस्बत। तो इसके बाद जो प्लाटो द लॉज में आप डिस्कस करते हैं सारा, जो अपनी प्रैक्टिकल स्टेट जो डिज़ाइन करते हैं, बताते हैं जो पॉसिबल स्टेट है जो फिजिबल होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो लॉज में जो बुक है प्लाटो की, ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, इनके एक स्टूडेंट था उसने इनकी डेथ के बाद पब्लिश की थी। तो अब प्लाटो को पता चल गया था कि आइडियल स्टेट जो उन्होंने रिपब्लिक में डिस्कस की थी
वो पॉसिबल नहीं है। अब प्लाटो एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते थे जो फिजिबली पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो। तो उसके लिहाज से प्लाटो चाहते थे कि जो आइडियल स्टेट है उससे क्लोज रिलेटेड हो, जो चीज़ें आइडियल स्टेट में है उन्हीं का आइडिया लिया जाए, उससे क्लोज तरीन हो, से क्लोजेस्ट हो जो हम प्रैक्टिकल स्टेट बनाएंगे। तो इन आइडियल स्टेट जो प्लाटो ने रिपब्लिक में डिस्कस की थी उसमें क्या था, हमारे पास रीजन रूल करता था। लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेट प्लाटो यहाँ डिस्कस करते हैं उसमें लॉ रूल करता है, उसमें लॉ के ज़रिए बाउंड किया जाएगा। तो रिपब्लिक में जो रूलिंग के लिए प्लाटो ने एजुकेशन और कम्युनिज्म यूज़ की थी, जबकि यहाँ पे प्लाटो लॉ यूज़ करते हैं। रिपब्लिक में प्लाटो ने क्लासेस और क्लासिफिकेशन की थी। आपको याद होगा हमने तो डिस्कस किया था, एक हमारे पास रूलिंग क्लास थी, एक वॉरियर क्लास या गार्डियन क्लास थी, और एक हमारे पास वर्किंग क्लास थी। प्लाटो ने वो तीनों क्लासिफिकेशन थी, जो क्लासेस थी, द लॉज में इनको ख़त्म कर दिया था। जब यहाँ पे प्लाटो ने जिस कंसेप्ट दिया था वहाँ पे आइडियल स्टेट का दिया था, यहाँ पे जो मॉडल स्टेट का कंसेप्ट दिया था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्लाटो ने कहा था कि जो हम मॉडल स्टेट बनाएंगे, अब जो मॉडल स्टेट होगी जो कि प्रैक्टिकल होगी, इम्प्रैक्टिकल नहीं होगी, पहले नंबर पे वो इनलैंड होनी चाहिए, वो ज़मीन में होनी चाहिए, समुद्र से दूर होने चाहिए, पानी से दूर होने चाहिए, अवे फ्रॉम, ताकि जो हमारा नेवल मिलिट्री है और कमर्शलिज्म है इन दोनों से बचा जा सके। क्योंकि प्लाटो समझते थे कि जो नेवल मिलिट्री है हमारी, ये बुरी है, सबसे बुरी है तमाम फोर्स, ये नहीं होनी चाहिए और ये करप्ट हो सकती है और दूसरे लोगों को भी करप्ट कर सकती है, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम समुद्र से दूर आइडियल स्टेट को, अपनी मॉडल स्टेट को बनाएंगे ताकि हमें नेवल मिलिट्री की ज़रूरत ही ना पड़े। और सेकंड नंबर पे हम समुंदर से दूर होंगे तो हमारी कमर्शलिज्म कम से कम होगी, दूसरे लोगों का आना जाना कम होगा। अब हमारे जो स्टेट के लोग हैं वो भी दूसरे स्टेट्स में नहीं जाएंगे, तो इस तरह जो हमारी प्राइवेसी है और आइसोलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर प्लाटो कहते हैं जो हमारी मॉडल स्टेट होगी ये एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ये एग्रीकल्चर पे सिर्फ डिपेंड करनी चाहिए और सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए, इससे किसी और चीज़ पे इंसार नहीं होना चाहिए, दूसरों पे भी इसका इंसार नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर से प्लाटो समझते थे कि आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, तो इसलिए ज़्यादा दौलत जमा करने का जो इंटरेस्ट है वो आप में नहीं होगा, और ना ही आप बिल्कुल भी गरीब नहीं होते एग्रीकल्चर से, आपका जो लिविंग है वो चलती रहती है। तो इसलिए प्लाटो चाहते थे कि जो उसके सिटी के लोग हों, उसकी जो मॉडल स्टेट के लोग हों, वो ना तो ज़्यादा गरीब हो और ना ज़्यादा अमीर हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और वो अपना सारा वक्त काम में लगाते रहें, और ना इतने ज़्यादा अमीर हो कि उनमें दौलत का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। इसके बाद प्लाटो ने एक जो इस स्टेट के एक नंबर ऑफ सिटीजन का एक आइडियल नंबर दिया जो था 5040। प्लाटो कहते हैं कि मेरे इस सिटी में 5040 लोग होने चाहिए। ये जो प्लाटो ने नंबर दिया है ये फिसागोरियन थ्योरम के तहत दिया था, और ये जो ऐसा नंबर था जो 10 तक हर हिस्से पर डिवाइड हो सकता था और 12 पर भी डिवाइड हो सकता था, कि इससे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सिटी की ऑर्गेनाइजेशन थी वो इजीली हो सकती थी, सिटी को इजीली गवर्न किया जा सकता था, इसलिए प्लाटो ने ये नंबर डिसाइड किया। अब जो स्टेट है उसको प्लाटो ने 12 ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया था, और इस स्टेट को फिर स्टेट काउंसिल के ज़रिए गवर्न किया जाएगा, जिसकी 12 कमेटीज़ होगी जो साल में इक्वल इंटरवल पर काम करेंगी। इसके बाद प्लाटो ने करेंसी, वेज और मेजर्स बेस्ड सिस्टम दिया जो कि न्यूमेरिकल सिस्टम पे डिपेंड होगा, और वो जो न्यूमेरिकल सिस्टम है वो प्लाटो ने सेलेक्ट किया, वो प्लाटो डिज़ाइन करेगा। इससे क्या होगा, एक तो एजुकेशन व्यू पॉइंट के में मदद मिलेगी और दूसरा मैथमेटिक्स की स्टडी में भी हेल्प मिलेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं कि ये जो मॉडल स्टेट होगी उसमें प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है। स्टेट को प्लाटो ने
5040, इधर 12 नहीं है, ये 5040 लॉट्स में डिवाइड किया था। जितने सिटीजन के नंबर्स थे जो प्लाटो ने डिफाइन किए थे, उतने ही लॉट्स में प्रॉपर्टी को, लैंड को डिवाइड किया था, ताकि हर सिटीजन के लिए एक लॉट हो। और ये जो लॉट है, ये जो लैंड है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो सकेगी। यानी कि अगर किसी का कोई एक बेटा होगा तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर दो ज़्यादा होंगे तो वो डिवाइड नहीं होगी। और अगर किसी का कोई बेटा नहीं होगा, किसी की कोई इनहेरिटेंस नहीं होगी, औलाद नहीं होगी, तो वो फिर किसी और सिटीज़न के बेटे को दे देगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा। और जो नंबर ऑफ सिटीजन्स जो प्लाटो ने डिसाइड किए थे 5040, ठीक है। अब प्लाटो कहते हैं कि सिटीज़न की तादाद इतनी होनी चाहिए, ना इससे बढ़नी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। अगर प्लाटो कहते हैं कि इससे बढ़ती है तादाद, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर बर्थ कंट्रोल और कॉलोनाइजेशन से जो तादाद बढ़ रही है इसको कंट्रोल किया जाए। और अगर जो आइडियल नंबर है उससे कम लोग हो रहे हैं, तो फिर इंसेंटिव्स दिए जाएं या फिर पेनल्टीज लगाई जाए, ताकि जो तादाद है, जो आइडियल नंबर है, उसको अचीव किया जा सके। और इसके अलावा ये जो लैंड थी, ये थी जो प्रोडक्शन देगी, जो प्रोड्यूस करेगी आपके खाने पीने की चीज़ें। इस लैंड को इक्वली डिवाइड किया प्लाटो ने। और इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, उसमें प्लाटो ने इनइक्वलिटी से रेगुलेट किया। तो उसको प्लाटो ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो कि 4 टाइम्स ऑफ द लैंड मैक्सिमम किसी को मिल सकती थी, अप टू द 4 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड। यानी कि जो इधर सबको इक्वली एक लॉट अलॉट था, उसके 4 टाइम्स तक मिल सकती थी। यानी कि किसी को उसके इक्वल, किसी को उसके 2 गुना, किसी को 3 गुना और किसी को 4 गुना। यहाँ पे प्लाटो इनइक्वलिटी लेकर आते हैं। तो इस तरह जो सिटीजन्स हैं उनको 4 क्लासेस में प्लाटो ने डिवाइड कर दिया, जिनको उसके इक्वल लैंड मिलेगी, जिनको उनसे डबल मिलेगी, जिनको 3 टाइम्स मिलेगी और जिनको 4 टाइम्स मिलेगी। तो इसी लिहाज से फिर जो पॉलिटिकल पावर है उनको डिवाइड किया जाएगा, जिस लिहाज से इनको प्रॉपर्टी दी जाएगी, जिस लिहाज से वो प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे, उसी लिहाज से उन्हें पॉलिटिकल पावर दी जाएंगी, उनमें डिवाइड की जाएंगी। और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, जो स्टेट की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, वो एलियंस परफॉर्म करेंगे, जो फॉरेनर्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे। और उन फॉरेनर्स पे, उन एलियंस पे नज़र रखी जाएगी और उनके भी बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा उस स्टेट में जो लोकल करेंसी सिस्टम होगा, और किसी को भी गोल्ड और सिल्वर स्टोर करने की इजाज़त नहीं होगी। और इसमें यहाँ पे प्लाटो एक और कंसेप्ट देते हैं कि जो ज़मीन है उसको टिल करने के लिए, उसको हल चलाने के लिए, उसमें बोझने के बीज वगैरह बोने के लिए स्लेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके ज़मीन के लिए जिनका मेहनत के काम है वो स्लेव से किए जाएंगे। यहाँ प्लाटो स्लेव का कंसेप्ट देते हैं। प्लाटो के नज़दीक यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि प्लाटो जो है वो स्लेव्स कहते हैं कि लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अगर स्लेव्स नहीं होंगे तो जो लोग हैं, उस स्टेट के लोग हैं, वो सारा काम मेहनत में, मतलब सख्त मुशक्क़त में लगाएंगे। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं, उनमें फिर वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए जो स्लेव्स होंगे वो लेबर करेंगे, और जो वहाँ के लोग होंगे उनका जो मेजर इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगा, उनके लॉज होगा, उनको कैसे गवर्न करना होगा और उनके बारे में रिसर्च करना होगा। तो इसलिए अगर वो फ्री होंगे, उनके पास फ्री टाइम होगा, तो फिर ही वो इनमें पार्ट ले सकेंगे। तो इसके बाद फिर मैरिज और फैमिली का कंसेप्ट आता है। जैसे कि रिपब्लिक में प्लाटो ने मैरिज और फैमिली को ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट तकरीबन उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चेंज हैं। याद रखिए, जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी की बात की थी, रिपब्लिक में
प्लाटो ने जो आपकी वॉरियर क्लास थी और वर्किंग क्लास थी उनके लिए प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकेंगे। जबकि यहाँ पे क्योंकि प्लाटो को पता था कि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि आदमी है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो लालची है, तो फिर उसके लिए प्लाटो ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। इसी तरह मैरिज और फैमिली में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले जो प्लाटो ने उधर भी जो वुमेन के इक्वल राइट्स का कंसेप्ट दिया था, यानी कि इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, सेम एजुकेशन और सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। वुमेन्स भी मिलिट्री में जा सकें, उनकी भी ट्रेनिंग हो, वो भी जिम्नास्टिक कर सकें, वो भी एजुकेशन हासिल कर सकें। बेसिकली ये प्लाटो इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्लाटो समझते थे कि अगर जो 50% के अराउंड बोर्ड जो पॉपुलेशन होगी, आधी पॉपुलेशन आपकी वुमेन पे होगी, अगर वो एजुकेशन ही हासिल करेंगे, वो स्टेट के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, स्टेट के लिए काम नहीं करेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल होगी तो उनको अगर नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, जो आपके रिसोर्सेज होंगे तकरीबन 50% रिसोर्सेज होंगे वो बेकार जाएंगे, क्योंकि वुमेन काम नहीं करेंगी तो वो फारिग होगी, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया जा रहे हैं। इसलिए जो आपने अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, उनसे बेनिफिट लेने के लिए प्लाटो ने जो इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी। ये इसलिए नहीं की थी जो आजकल हम जो फेमिनिज्म चल रहा है जिसमें होता है कि वुमेन इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, वो और चीज़ है, और यहाँ प्लाटो ने और बात की थी। और एक चीज़ जो प्लाटो ने यहाँ पे बैन की थी कि जो ऑफिस होल्डिंग है वहाँ पे वुमेन नहीं जो काम कर सकेंगी, और ना ही प्लाटो ने इनको वोटिंग का हक दिया था, औरतों को वोटिंग का हक नहीं दिया था। इससे पहले रिपब्लिक में एक कॉमन कम्युनिटी बनाई गई थी जिसमें तमाम वाइफ्स और चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, किसका सबका कॉमन सन होगा और सबके कॉमन पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पे प्लाटो ने वो जो कॉमन कम्युनिटी थी वो नहीं बनाई। और इसके बाद जो प्लाटो ने जो मैरिजेस ऑफ अपोजिट्स का कंसेप्ट दिया, मैरिजेस ऑफ एक्सट्रीम्स का, ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए। यानी कि अगर कोई शदीद गुस्से के माइंड का था, ठीक है, कोई हाई टेम्पर का बंदा था, जो हॉट हेडेड बंदा था, उसकी शादी किससे होगी, कूल हेडेड औरत से शादी हो जाएगी। या अगर कोई कूल हेडेड था तो उसकी हॉट हेडेड से, जो शदीद गुस्से वाले की नरम मिजाज से हो जाएगी। इस तरह अमीर की गरीब से हो जाएगी। तो इस तरह प्लाटो कहते हैं कि आपकी स्टेट में एक बैलेंस आ जाएगा, जो अपोजिट होंगे, एक्सट्रीम जो मिलेगा वो कम से मिलेगा जो होगा, तो आप मॉडरेट एक स्टेट बन जाएगी। इसके बाद जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट देते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होगी इस स्टेट ऑफ द लॉज में, गवर्नमेंट को प्लाटो वो कभी मॉडरेट और बैलेंस रखते हैं। वो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के इन बिटवीन लेकर आते हैं। यानी कि इससे पहले प्लाटो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ थे रिपब्लिक में, लेकिन अब प्लाटो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों के बैलेंस में एक जो है वो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो गवर्नमेंट होगी ये 3 असेंबली, कौंसिल और मजिस्ट्रेट पर डिपेंड होगी। असेंबली में हर फर्द की नुमाइंदगी होगी, जबकि कौंसिल और मजिस्ट्रेट में सिलेक्टेड लोग होंगे। तो प्लाटो ने, जैसा कि हमने देखा था कि प्रॉपर्टी के ओन के लिहाज से 4 क्लासेस में डिफाइन किया था लोगों को। तो जो क्लासेस होंगी, हर क्लास का जो साइज होगा वो जो प्रॉपर्टी ओन होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। यानी कि जो लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी ओन करेंगे उनकी तादाद कम होगी, और जो लोग कम प्रॉपर्टी ओन करते होंगे उनकी तादाद ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे प्लाटो ने जो वेल्थियर क्लास थी उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गवर्नमेंट में, उनको जो आला होतों पे स्पाइस किया, उनको रूलिंग पावर दी। और साथ में जो आपकी जो हायर क्लास थी उसके लिए लाजमी रख दिया कि उनके लिए वोट देना लाजमी है। अगर वो वोट नहीं देंगे तो उन पर पेनल्टी पड़ेगी, उन्हें सज़ा दी जाएगी। जबकि जो पुअर क्लास होगी वो वोट ये ना दे, उससे ये उनकी मर्ज़ी है। तो प्लाटो के नज़दीक यहाँ पे प्लाटो ने उससे पहले एजुकेशन को विक्ट्री करार दिया था रिपब्लिक में। कहा था कि एजुकेशन के लिहाज से आपकी रूलिंग होगी, यानी कि एजुकेशन डिफाइन करेगी। अब चूंकि वो प्लाटो कहते हैं फिजिबल नहीं है, तो उसके बाद जो सेकंड फिजिबल चीज़ आती है, तो फिर उसके बाद प्लाटो कहते हैं कि इसको वेल्थ के लिहाज से डिवाइड कर दिया जाए। जो ज़्यादा जितना वेल्थी होगा वो उतना ही ज़्यादा बेटर रोल परफॉर्म करेगा।
तो एजुकेशन, यहाँ पे प्लाटो ने एजुकेशन, जिम्नास्टिक और म्यूज़िक के जो है वो कैटेगरीज रखी हैं, यानी कि लोगों को ये दिया जाएगा, ये एजुकेशन फ्राहम की जाएगी, उन्हें जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें म्यूज़िक सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी प्लाटो ने सेंसरशिप का एक पार्ट रखा कि ये सब कुछ होगा सेंसरशिप के साथ। इससे पहले प्लाटो ने रिपब्लिक में रिलीजन की कोई बात नहीं की थी। प्लाटो रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब प्लाटो को समझ आ गया था कि रिलीजन के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे प्लाटो ने रिलीजन को कंसिडरेबल जो है वो टेंशन दी, रिलीजन को इन्वॉल्व किया और स्टेट को इन्फोर्स किया। स्टेट को कहा कि वो जो रिलीजन के ओबीडियंस है वो लोगों से करवाए, इन्फोर्स करवाए रिलीजन के ऊपर, लोग रिलीजन को फॉलो करें। जो लोग इससे जो इनकार करेंगे तो उनके लिए क्या स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होगी और हत्ता कि मौत भी उनको दी जा सकती है, क्योंकि प्लाटो समझते थे कि रिलीजन और जो आपकी स्टेट है वो साथ साथ जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये दोनों ही चलेंगे तो आपकी स्टेट ठीक तरीके से काम करेंगी। अब प्लाटो ने यहाँ पे बात की थी डेमोक्रेसी की। जो कौंसिल थी उसमें तमाम लोगों को प्लाटो ने हक दिया था, तमाम लोग वोट कर सकते थे। इस प्लाटो ने इलेक्शन के ज़रिए लोगों का चुनाव किया था, लोगों को मुंतखब किया था, इलेक्शन कंसेप्ट दिया था। लेकिन फिर भी प्लाटो का जो माइंड था वो वही था, प्लाटो के माइंड में कंसेप्ट एक वही था। यहाँ पे एंड में फिर प्लाटो फिर वही बात ले आए। जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट दिया था वो सिर्फ प्लाटो ने एक इल्यूजन क्रिएट की थी, लेकिन असल कंसेप्ट प्लाटो का वही था कि जो फिलासफर रूलर होना चाहिए, जो बंदा जो स्टेट्समैन हो, गार्डियन हो, वो जानता हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो फिलासफर हो। तो उसके लिहाज से प्लाटो ने एक अपनी जो 12th बुक है द लॉज में, उसमें एक नॉक्टर्नल काउंसिल का कंसेप्ट दिया, एक नॉक्टर्नल काउंसिल बनाई जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफिशियल पर डिपेंड करेगी और उनकी मिनिमम एज कितनी होगी उनके मेंबर्स की, 50 साल। अब ये देखें, रिपब्लिक में प्लाटो ने जो रूलर के लिए जो एजुकेशन सिस्टम दिया था, एजुकेशन हासिल करने के बाद मिनिमम 50 साल के बाद वो बंदा रूलर बन सकता था। यहाँ भी प्लाटो वही कंसेप्ट ले आया, ठीक है। तो रिवर्जन टू अथॉरिटेरियनिज्म आ गई, उसका पुराने वर्जन की तरफ चले गए। ये जो नॉक्टर्नल काउंसिल थी इसमें जो 10 ओल्डेस्ट गार्डियन ऑफ द लॉज थे, फिर एजुकेशन मिनिस्टर था, फिर एक प्रीस्ट भी शामिल था। ये प्लाटो रिलीजन को भी शामिल करना चाहते थे इसके अंदर, इस स्टेट में। और यहाँ पे प्लाटो कहते थे कि लाजमी नहीं है कि सारे जो है वो एज बूढ़े हों, ज़्यादा एज के लोग हों। 40 और 50 साल के दरमियान यंग भी इस काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ उसी वक्त जब आपके जो ओल्डर हैं, जब जो आपके वाइज लोग हैं, जो 50 साल के ऊपर के हैं, वो अगर राज़ी हों, वो अगर एग्री करेंगे तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है, इसके बाद दूसरी सूरत में नहीं। और फिर इन लोगों के लिए प्लाटो ने स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी का कहा कि ये लोग एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करेंगे, ये लोग एजुकेशन हासिल करेंगे। वही सेम कंसेप्ट जो रिपब्लिक में था, एस्ट्रोनॉमी। ये जो प्लाटो के नज़दीक जो एस्ट्रोनॉमी है, स्टडी ऑफ ह्यूमनली बॉडीज़ है, ये लोगों को गॉड से नज़दीक करेगा। और ये लोग ये स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमी को, वो लोगों को फिर खुदा से करीब तर लेकर आएंगे और फिर स्टेट के करीब तर लेकर आएंगे, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए वो काम करेंगे। तो इसी तरह फिर जो मेंबर्स हो गए वो तकरीबन फिलासफर रूलर हो जाएंगे, फिलासफर रूलर हो जाएंगे तकरीबन। जो रिपब्लिक में डिस्कस किया है वही चीज़ें यहाँ डिस्कस कर दी। और फिर यहाँ पे सेमी थियोक्रेसी का कंसेप्ट दिया, यानी कि जो आपको प्रीस्ट भी शामिल थे, रिलीजन भी शामिल था। थियोक्रेसी बेसिकली कहते हैं कि अगर जो रिलीजियन पर्सन्स हैं वो आपकी स्टेट को गवर्न करें, जो प्रीस्ट हैं अगर वो गवर्न करें तो वो थियोक्रेसी होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रीस्ट भी शामिल थे, बाकी भी शामिल थे, तो सेमी थियोक्रेसी प्लाटो ने ये बना दी। तो इसके साथ ही हम इस ख़त्म करते हैं प्लाटो को। तो अब हमने प्लाटो के सारा कुछ तकरीबन डिस्कस कर लिया है। प्लाटो की जो थ्योरीज थी पहले हमने उनको डिस्कस किया अपने पहले लेक्चर्स में। फिर रिपब्लिक में
जो क्वेश्चंस रोज हुए थे, जो डायलॉग्स हुए थे, उनको डिस्कस किया। फिर हमने रिपब्लिक की आइडियल स्टेट को डिस्कस किया। फिर हमने स्टेट्समैन और द लॉज को डिस्कस किया, और इनमें जो मॉडल स्टेट का कंसेप्ट दिया उसको डिस्कस किया। तो अगर आपने पिछले लेक्चर भी नहीं देखे तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप देख सकते हैं।